तो आखिरकार ओम बिरला स्पीकर बन ही गए, मगर स्पीकर के चुनाव को लेकर चर्चा थी वोटिंग की। तो ये वोटिंग कैसे टली, कैसे माना विपक्ष, ये आपको बताएंगे। साथ ही जब स्पीकर चुन लिए गए ओम बिरला, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने धन्यवाद दिया, एक हिदायत भी दी। तो क्या हिदायतें दी वो आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरजेंसी पर स्पीकर ओम बिरला क्या बोले कि हंगामा शुरू हो गया उनके चुनाव होने के तुरंत बाद ही, और आज संसद में क्या क्या हुआ, सभी आपको चीज़ें विस्तार से बताएंगे। आप देख रहे हैं मेरे साथ TV9 डिजिटल, और सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी अमोद राय जी। अमोद जी से बात शुरू करें। सवाल मेरा यही है कि भाई, कल तक मामला पूरा अटका हुआ था, लग रहा था कि वोटिंग हो जाएगी, जो अब तक इतिहास में कभी नहीं हुआ स्पीकर पद को लेकर, मगर आज जब बिल्कुल सदन हम पहुंचे तो देखा कि भाई वहां पर वोटिंग की स्थिति नहीं बनती है। ध्वनि मत से चुन लिए गए ओम बिरला। तो सरकार ने मनाया कैसे, क्या कुछ हुआ पर्दे के पीछे, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा, क्योंकि वोटिंग नहीं हुई, ये बात सत्य है, लेकिन दोनों तरफ से प्रत्याशी जरूर खड़े हुए, क्योंकि जो मोशन मूव किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसके साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी के सुरेश के नाम का भी मोशन मूव हुआ। ध्वनि मत से जरूर पारित हुआ, वोटिंग की नौबत नहीं आई। ये बात जरूर हुआ कि वोटिंग नहीं हुआ, लेकिन अगर हम टेक्निकली अगर इसको देखें तो प्रत्याशी तो दोनों तरफ से खड़े हुए थे। हाँ, तो क्यों ये नहीं हुआ और क्यों इसको कैसे मैनेज किया गया, ये अहम बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सौरभ, इसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो इंडिया गठबंधन के कई घटक दल ऐसे थे जो जानते थे कि इसमें नंबर्स गेम में वो पिछड़ जाएंगे, और ये जो मोशन है उनके अध्यक्ष पद का, वो मुंह के बल गिरेगा। लिहाजा वो नहीं चाहते थे कि पहला ही दिन, संसद के पहले दिन इस तरह की घटना घटे। इसके अलावा जो स्पीकर होता है सौरभ, वो अभिभावक होता है, और अभिभावक वो सदन का होता है। लिहाजा एक बटा हुआ हाउस आज दिखता तो कहीं न कहीं मनोबल पे भी असर पड़ता। एक तो बात ये भी हुई। दूसरी बात, जो बीजेपी के जो इस पूरे रणनीतिकार थे, जो लोग मैनेज करने में लगे थे, खास करके राजनाथ सिंह लगातार बातचीत में थे विपक्षी दलों के जो भी वरिष्ठ नेता थे उनसे। उन्होंने टीएमसी के नेताओं से भी बात किया था, उन्होंने शरद पवार से भी बात किया था, कांग्रेस के नेताओं से भी बात किया था, और बार बार वो यही कह रहे थे कि उनका यही कहना था कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है, जो जिस पर कल बात बिगड़ी थी, जो बार बार राहुल गांधी ये कह रहे थे कि पहले आप डिप्टी स्पीकर पे क्लियरिटी दीजिए, उसके बाद हम स्पीकर पे आपको समर्थन देंगे। लेकिन कभी भी विपक्ष के दबाव के सामने सरकार झुकना नहीं चाह रही थी। हालांकि पहले जो परसों रात में हम लोग को पता चला था कि इसमें सॉफ्टनेस है सरकार के स्टैंड में, कि उस पर विचार करेंगे, और यही बात जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा भी था, उनको आश्वासन भी दिया था कि आप जो है हमें समर्थन दीजिए, इस पर हम बातचीत अंदर करेंगे और उस पर फिर हम बताएंगे। तो ये सब बातें हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें एक और बात थी कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनको ये लगता है कि पहले ही दिन अगर स्पीकर के लिए चुनाव होता है, और इंडिया गठबंधन जो है उसकी संख्या 233 है, और उसमें अगर फूट दिखता है, क्योंकि ममता बनर्जी एक बड़ी उसमें शक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी उनके पास है, नंबर उनके पास है। वो अगर नाखुश होती हैं, अब्सटेन कर जाती हैं, या कोई ऐसी विकट परिस्थिति बनती है, या कुछ अन्य जो घटक दल उनके साथ हैं कहीं नहीं आए, तो कहीं पहले ही दिन आपसी फूट की बात सामने ना आ जाए, इसका भी कहीं ना कहीं डर और मलाल इंडिया गठबंधन के बीच था। और दूसरी बात, एनडीए का जो उम्मीदवार था उसको तो जीतना ही था, नंबर गेम में ये आगे थे, और इनका हाउस पूरी तरह से ऑर्डर में था। 293 का जो नंबर है वो तो इंटैक्ट था ही, साथ ही 7-8 और सांसद साथ में आते हुए दिख रहे थे। उसमें से 4 सांसद जो आंध्र प्रदेश से जो वाईआरसीपी है उसके ऑलरेडी आने की संभावना बन गई थी, बातचीत भी हो गई थी, और उन्होंने घोषणा भी कर दिया था। इसके अलावा 3 से 4 सांसद और जो छोटे छोटे दल के थे, एक सांसद जिनके हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट की 2 पार्टियां हैं, तो उनको भी आते हुए दिखाई दे रहा था कि 8 सांसद और जुड़ सकते हैं। तो जो एनडीए है
उसका संख्या 293 से बढ़कर 300 क्रॉस करने जा रहा था, ऐसा दिख रहा था। तो ये कहीं मैसेज ना चला जाए कि एनडीए मजबूत हो गया और इंडिया कमजोर हो गया, उसमें फूट पड़ गई, कहीं अब्सटेन ना हो जाए या कोई ऐसा बीच में विरोधाभास ना दिख जाए। तो ये जो है कारण, इसकी वजह से आज वोटिंग नहीं हुआ। हालांकि पर्दे के पीछे राजनीति में और भी काम हुए थे। जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं उसमें समाजवादी पार्टी से भी लगातार बीजेपी के बड़े नेता संपर्क में थे, अन्य दलों से भी संपर्क में थे, और सबको कहीं ना कहीं ये लग रहा था, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का ये कहना था कल रात में कि इसमें वोटिंग पे नहीं जाना चाहिए, वोटिंग पे जाने से एक अच्छा निर्णय नहीं होगा, स्पीकर सबका होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कसमकस था इंडिया गठबंधन के अंदर भी, और उसको लेकर कॉन्शस थे वहाँ के नेता, और कांग्रेस को के जो आला कमान के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको ये लगा कि कहीं इसमें एक्सपोज होने की संभावना तो नहीं बन रही है। अगर वो नहीं भी होता है तो एनडीए मजबूत होता हुआ दिखता, इसमें 300 प्लस चला जाता, और उनका संख्या अगर एकाध भी कम हो जाता तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती। परसेप्शन में थोड़ी गड़बड़ी आती। जो ये पूरा गेम था वो परसेप्शन का गेम था, क्योंकि ये बात राहुल गांधी भी जानते थे कि इंडिया गठबंधन इसमें जीत नहीं सकता, लेकिन परसेप्शन में उनको नुकसान हो सकता था अगर एक भी दो भी दल इधर उधर हो जाते तो। सौरभ, बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि जो पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी वो तो चल ही रही थी। इसके अलावा कहीं ना कहीं विपक्ष में इस बात का भी परसेप्शन को लेकर डर था कि अगर हमारे कुछ भी सांसद कम होते हैं तो जनता के बीच एक मैसेज ठीक नहीं जाएगा कि चुनाव के बाद भी हम लोग एकजुट नहीं हैं। और संसद अभी शुरू हुई है, नई सरकार बनी है, विपक्ष इंडिया गठबंधन सामने बैठा है, अगर वो कमज़ोर दिखेगा तो आने वाले और तमाम चुनाव हैं उनके लिहाज से ठीक नहीं रहेगा। मगर तस्वीरें खूब वायरल हुई हैं। आज सबसे ज़्यादा तस्वीर वायरल रही जब स्पीकर ओम बिरला चुन लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो उनको छोड़ने जा रहे होते हैं, तो राहुल गांधी को बुलाया जाता है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन कल चुन लिए गए, औपचारिक ऐलान भी इस बात का हो गया, और वो आते हैं, ओम बिरला से हाथ मिलाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो हाथ मिलाते हैं। और ये अगर पिछले कुछ समय से देखें जो कड़वाहट चली आ रही थी चुनाव के दरमियान या पिछले जो 5 साल या 10 साल का कार्यकाल रहा है, तो उसमें एकदम अनोखी और नई तस्वीर थी कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे थे। फिर दोनों लोग गए, उनको मंच तक छोड़ के आए, फिर वहाँ धन्यवाद ज्ञापित किया और लौटे। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज की भी बड़ी आज चर्चा हो रही है। जैसे हाल फिलहाल उनको टी शर्ट में देखा गया जीन्स के साथ, और आज वो पूरा फुल स्लीव वाला कुर्ता पहन के आए थे और थोड़ा सा सीरियस दिख रहे थे जब भाषण दे रहे थे, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे या मंच तक छोड़ने गए तब भी। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज की भी बड़ी चर्चा हो रही है। तो इन सब विषयों पर मैं जानना चाहता हूँ, जो तस्वीर वायरल हुई, हाथ मिलाना, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज। निश्चित तौर पर देखिए सौरभ, इस बात को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा जरूर होगी कि आखिर जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते रहे चुनाव में, और उनका जो एक अपना लहजा है, अपना एक तरीका है, अपने जीवन शैली है, उसमें कैजुअल शर्ट्स और टी शर्ट पहनकर, पैंट पहनकर ज़्यादा वो देखे जाते हैं, रैलियों में भी वैसे ही जाते हैं, और कुर्ता पजामा बहुत रेयर, पिछले 2 सालों से मैंने तो नहीं देखा कि कभी वो पब्लिक मंच पे कुर्ता पजामा पहनकर जा रहे हों। तो एक सीरियस उनकी जो लुक है आज देने की कोशिश उनके रणनीतिकारों के द्वारा हुआ था, उनके जो मैनेजर्स थे उनके द्वारा हुआ था। और एक जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री उनके साथ हाथ मिलाए और साथ साथ प्रधानमंत्री और वो स्पीकर को कुर्सी पर बिठाने ले गए, तो यही बेसिकली जो है अब अपने देश की लोकतंत्र की सुंदरता है, और उसकी छवि आज देखने को मिली पार्लियामेंट में, और ये सालों बाद देखने को मिली है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इस तरह आक्रामक पिछले कुछ सालों से रहा हो। वैसे में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं आदमी के मन को शांति देती हैं, आँख को शांति देती है कि नहीं, देखिए ये दोनों आज कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल के जा रहे हैं। राहुल गांधी आक्रामक दिखते हैं हमेशा। आप जब भी पिछले 5 सालों में देखे होंगे तो डरो मत, हम लड़ेंगे, हम भागेंगे नहीं, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के प्रति वो जो भाषण पब्लिक में देते हैं उससे उलट आज जो उनकी एक छवि थी वो दिखी। और जो ये डेमोक्रेसी की सुंदरता है उसकी यही जो है एक सबसे बड़ी पहल होती है, एक बड़ी तस्वीर होती है कि भले ही आप पब्लिक फोरम में जाकर एक दूसरे पे कटाक्ष करें, तंज करें,
आक्रामक शैली में भाषण दे, लेकिन जब जरूरत हो, जब राष्ट्र निर्माण की बात हो, जब लोकतंत्र की बेहतरी की बात हो, तो वैसी स्थिति में आप एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। यही इसकी सुंदरता शुरू से रही है और वो आज देखने को मिली। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने भी इस तस्वीर को देखा उनको ये जरूर अच्छा लगा होगा, वो चाहे राहुल गांधी के समर्थक हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हो, दोनों को ये बात जरूर सूट किया होगा, अच्छा लगा होगा। और ये एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी तस्वीर थी आज। सौरभ, बिल्कुल, ये तस्वीरें तो चर्चा में रही। साथ ही जब धन्यवाद ज्ञापित करने का मौका आया तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने धन्यवाद भी दिया, साथ ही कुछ हिदायतें भी मुझे लगता है जैसे दे दी स्पीकर ओम बिरला को। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है, लेकिन विपक्ष भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हमें भरोसा है कि आप हमारी आवाज़ उठाने देंगे, हमें दबाएंगे नहीं। और अखिलेश यादव ने तो और ज़्यादा थोड़ा चुटीले अंदाज में तमाम बातें कहीं कि सबको आप बराबर मौका देंगे, अंकुश विपक्ष पर ही रहता है ज़्यादा, आपका सत्ता पक्ष पर भी रहेगा। थोड़ा हम सुना भी देते हैं अपने दर्शकों को कि अखिलेश यादव ने क्या बोला। तांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। तो अमोद जी, आपने सुना कैसे अखिलेश यादव ने तंज कसा और लास्ट में उन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि जो मैं आपके पीछे दीवार देख रहा हूँ उसमें कुछ सीमेंट छूट गया है, उसको भी ठीक करा लिया जाए। तो जैसा उनका अंदाज देखा जाता था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, कुछ वैसा ही अंदाज उनका यहाँ संसद में, दिल्ली में भी नज़र आ रहा है और मुझे लगता है अगले 5 साल कंटिन्यू रहेगा। तो इसको लेकर क्या चर्चा थी आज संसद में? देखिए, निश्चित तौर पे अखिलेश यादव इस बार बड़े फोर्स के साथ दिल्ली आए हैं और पूरे देश में इस बात की चर्चा है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि अखिलेश यादव इस बार बड़ी शक्ति के साथ दिल्ली आए हैं और उन पर सबकी निगाहें भी लगी रहती हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां से 80 सांसद आते हैं और उसमें इतनी बड़ी संख्या लेकर आना निश्चित तौर पे एक बड़ी बात होती है। और अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके बातचीत से भी ये बात जाहिर होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि राहुल गांधी ने तो आज स्पीकर के ऊपर कहा ही कि आप सबको बराबर का मौका देंगे, आप सबको एक नज़र से देखेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन उन्होंने, अखिलेश यादव ने जब ये कहा कि आप जब अंकुश आप विपक्ष पे तो लगाते ही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष पे भी अंकुश लगाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और उन्होंने एक तरह से एक बात और कही जो आपने नहीं दिखाई, वो भी उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष के मतलब की तरफ से आपको ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, इस तरह की बात भी उन्होंने कहा। तो स्पीकर से उन्होंने एक तरफ जहां ये कहा कि आप हमको संरक्षण देंगे, साथ ही उन्होंने आगाह भी किया कि आप पर जो है इस तरह के इल्जामात हैं। हालांकि उन्होंने कटाक्ष किया इस बात को लेकर और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग को इस बात का ध्यान है। तो कहीं ना कहीं एहतियात स्पीकर के ऊपर वो पहले से लगाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ऐसी बातें कही कि पब्लिक डोमेन में ये सब बातें हैं। और जहाँ तक दूसरी बात है वो क्रैक होने की, उनके पीछे जो एक जहाँ वो स्पीकर का चेयर है उसके बीच में वो डिजाइन एक ऐसा बनाया हुआ है कि बीच में गैप दिखता है और दो तरफ से उसमें दीवारों की पट्टियां हैं अलग अलग और वो बीच में थोड़ा सा गैप दिखता है, वो डिजाइन उस सदन का है। और उसमें अखिलेश यादव का कहना है कि पीछे सीमेंट भी दिखता है। जब मैंने उनसे लोकसभा में अलग से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप खुद देखिए उसमें सीमेंट दिखता है। तो हालांकि ये बात दीवार की नहीं है, ये बात वो क्रैक की जो बात कह रहे थे, वो क्रैक की बात कह रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष की, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि उन्होंने ये पुष्ट नहीं किया बात, लेकिन एक तंज ही था वो भी कि उस क्रैक को भी पाटने की, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये लोकतंत्र में जो एक
तंज की जो ज़रूरत होती है ना, उसकी अपनी सुंदरता है और अपनी बहुत सारी बातें सीधा न बोलकर कटाक्ष में बोला जाता है और पहुंचने वाले तक पहुंच जाती है। अखिलेश यादव ने एक आज क्लासिक इसका एग्जाम्पल जो है अपने भाषणों में दिया। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भाषण है, जो शब्द हैं, जो जुबान है, उसकी बड़ी महत्ता होती है और उसका परिचय उन्होंने आज लोकसभा में दिया। और अखिलेश यादव ने वाकपटुता का परिचय दिया उसमें, मैं कहूँ अगर तो। हालांकि 2 दिन पहले लोकसभा स्पीकर नहीं थे ओम बिरला, तब उनके साथ चाय पीते हुए भी कैंटीन में हम लोगों ने उनको देखा था और दोनों बैठकर चाय भी पी रहे थे लोकसभा के कैंटीन में। और आज जब उन्होंने स्पीकर की कुर्सी संभाली तो अखिलेश यादव ने सीधा सीधा ये मैसेज दिया कि आप जो है सबके गार्जियन हैं और इस बात का ख्याल रखते हुए आप सदन चलाएंगे, हमें भी मौका देंगे। तो ये एक बड़ी ही मैच्योर्ड डेमोक्रेसी की बात कही जा सकती है सौरभ। बिल्कुल। उन्होंने एक बात और बोली, जो हाल में सस्पेंशन हुए थे कई सांसदों के, उसका जिक्र भी किया कि उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में तमाम सांसदों के सस्पेंशन हुए, वैसे सस्पेंशन इस बार ना हो। तो उन्होंने इसको लेकर भी हिदायत दे दी। साथ ही साथ अब अगले मुद्दे पर चलते हैं। स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने भी कुछ हिदायतें आज दी सांसदों को। पहले दिन ही जो पिछले 5 साल में देखा हमने, थोड़ा सा कभी कभी वो क्लास लगा देते हैं, तो आज उन्होंने थोड़ी सी क्लास भी लगाई कुछ सांसदों की। जब मैं खड़ा होता हूँ तब मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो बैठ जाएं। मगर ये हंगामा करने की बात आई कहां से? तो वो आई जब एक आपातकाल को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया लोकसभा में और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। और उस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने तमाम आपातकाल को लेकर बातें बोली, तीखा प्रहार किया। क्या बोला वो सुना देते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव, और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज़्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं निर्वाचन आयोग, जिसने निष्पक्ष, निर्बाध एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। बिल्कुल। तो जैसे आपने देखा कि ओम बिरला ने बात रखी, और इमरजेंसी को लेकर मैं जानना चाहता हूं अमोद जी, इमरजेंसी को लेकर ये प्रस्ताव अचानक से कहां आ गया और इसको लेकर जो विरोध हुआ वो किस बात पर हुआ और क्या चर्चा रही इस पूरे प्रस्ताव को लेकर, विरोध को लेकर? देखिए सौरभ, स्पीकर ने आज अगर पूरे उनकी बातचीत को हम एनालाइज करें तो 2 पार्ट है। एक तो उन्होंने हिदायत दिया कि आप अपनी बात जरूर रखिए, सरकार का क्रिटिसिज्म भी कीजिए, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखते हुए कीजिए, उसमें कोई बाधा ना आए। स्पीकर पहले भी बार बार ये कहते रहे हैं, पिछले 5 सालों में भी वो कहते रहे हैं कि आप अपनी बात उठाइए, आप जोर शोर से क्रिटिसिज्म कीजिए सरकार की नीतियों का, लेकिन जो संसद का एक तरीका है, इसमें बड़े बड़े प्लेक लेके आना, उसमें कैमरे के सामने कूदना या जो डिस्टर्ब करने की जो प्रक्रिया, वेल में जाके सत्ता पक्ष के तरफ विपक्ष के लोग खड़े हो जाना, तरह से ना चढ़ना, टेबल पे चढ़ जाना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक मैच्योर डेमोक्रेसी में। और स्पीकर बार बार ये हिदायत देते रहे हैं और आज भी उन्होंने थोड़ा बहुत पहले ही दिन दिया और उन्होंने कहा कि मर्यादा का पालन होना चाहिए। जहाँ तक बात इमरजेंसी की है, तो इमरजेंसी की बात आज जो है निश्चित तौर पर लोगों को स्तब्ध किया कि आज क्यों हो रहा है। हालांकि कल जो बीता है, कल इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह थी और उसको लेकर देश भर में तमाम जगह तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इमरजेंसी को इसलिए याद किया जाता है कि वो दौर फिर से कभी आए न देश में, और इसके लिए जो गैर कांग्रेसी दल हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, सब के सब दल कहीं न कहीं इस बात को मानते हैं कि वैसा दौर फिर कभी लौटना नहीं चाहिए और मनाते रहे, इमरजेंसी के याद में तरह तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं।
और आज भी जो है स्पीकर ने जो कहा, मुझे लगता है कि कल चूंकि वो स्पीकर नहीं थे और आज उन्होंने कुर्सी संभाला है, तो उनको लगा होगा कि चूंकि हाल ही में कल ही ये बात बीती है, तो इस बात को आज इस उद्धृत कर देना चाहिए, और उन्होंने ये किया। हालांकि इस पर प्रश्न उठ रहा है और लोग इसको कह भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और चर्चा भी है, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे भी ये चर्चा है कि स्पीकर आज क्यों बोले इस बात को, जबकि कल ये घटना का 50वीं सालगिरह बीत चुका है। मुझे लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं विपक्षी जो एकता है उसको अलग करने की रणनीति के तहत भी इसको देखना चाहिए हमें, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन आज बना है उसमें कांग्रेस के साथ कौन लोग खड़े हैं। उसमें कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी है, उसमें कांग्रेस के साथ आरजेडी है, उसमें कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, एनसीपी है, तो तमाम शिवसेना उद्धव ठाकरे का दल है। ये इसमें से कई ऐसे दल हैं, ज़्यादातर ऐसे दल हैं जो 1975 में और उसके बाद 77 तक लगातार विरोध करते रहे, इमरजेंसी की पीड़ा भी जिन्होंने झेला और दंश भी झेला, और उस काले इतिहास को बार बार उद्धृत भी करते रहे, कार्यक्रम भी करते रहे, और समय समय पे कांग्रेस को कोसते भी रहे और कांग्रेस को आईना भी दिखाते रहे। आज वो सारे दल 233 सांसदों का वो जो एक दल है इंडिया गठबंधन, वो एक साथ दिख रहे हैं और एक साथ दिखते भी हैं, और पिछले चुनाव से, लोकसभा चुनाव के पहले से एक मोमेंटम बनाने की कोशिश हुई है। बीजेपी को ये सूट करता है कि इमरजेंसी की याद दिलाई जाए, तो उसमें से कुछ दलों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा और पड़ सकता है, और आज दिखा भी। लोकसभा में आपको बताऊं कि जब ओम बिरला जो आज सेलेक्ट होने के बाद अपना भाषण कर रहे थे, तो जो उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया, तो उस वक्त जब कांग्रेस के सारे सांसद खड़े होकर इसका विरोध कर रहे थे अपने टेबल के सामने, अपने सीट पे, तो उस समय कई ऐसे दल जो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के एलाइज हैं वो खड़े नहीं हुए। उसमें उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के भी सांसद थे, उसमें कई अन्य दल भी थे, इवन टीएमसी के कुछ सांसद थे जो खड़े नहीं हुए। तो इसमें आज पहले ही दिन इंडिया गठबंधन में जो एक दूरी दिखाने की कोशिश के तहत इस योजना को भी समझना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पीकर ने जब ये बात कहा तो इंडिया गठबंधन के बीच आपसी जो एक वैचारिक दुराव है उसको उद्धृत करने का ये सही समय उन्होंने देखा, और पहले ही दिन दोनों ही विचारों को अलग अलग दिखाने की कोशिश के तहत इसको देखा जाना चाहिए। हालांकि बाद में अखिलेश यादव जब सदन से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी ने ठीक नहीं किया और बीजेपी ये सोच समझकर गलत तरह से इसको किया है, और उन्होंने कहा कि ये स्पीकर साहब ने जो आज किया है तो हम पीछे कितना मुड़कर दिखेंगे। वो समय निकलता है, आगे भागता है, और पीछे मुड़कर हम कितना देखेंगे। और उल्टा उन्होंने बीजेपी को कोसने की कोशिश जरूर की। उन्होंने कहा कि जो उस दौरान जो इमरजेंसी में नेता बंद थे जेलों में या जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके लिए हमारी सरकार ने एक योजना तय किया था और उनको कुछ वजीफा दिया जाता था, कुछ सहूलियतें दी जाती थी, उसको बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। तो पहले वो उसको फिर से बहाल करें और उसके बाद बात करें इमरजेंसी की। तो हालांकि उसमें उनकी अपनी राजनीति थी, बीजेपी की अपनी राजनीति है, लेकिन स्पीकर चेयर से इमरजेंसी को आज याद करना निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के एलाइज जो हैं उनके बीच आपसी वैचारिक दुराव को दिखाने की कोशिश के तहत किया गया था। और वो दिखा भी। सदन में जब स्पीकर रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे उसी समय कांग्रेस के सारे सांसद खड़ा होकर अपने चेयर से विरोध कर रहे थे, और कई समाजवादी विचार के जो उसमें सांसद थे और पार्टियां थी उनके सांसद बैठे रहे, और जब सरकार की तरफ से मौन रखा गया तो उसमें वो लोग जरूर खड़े हुए थे। तो ये एक राजनीति के तहत इसको देखा जा सकता है। सौरभ आज बिल्कुल। तो पहले दिन स्पीकर साहब ने थोड़ा सा चालाकी भरा कदम कह सकते हैं उठाया, जिससे विपक्ष में कहीं ना कहीं बिखराव नजर आया, और यही है संसद और संसद के अंदर होने वाली राजनीति, जिसके बारे में रोज़ाना हम आपको बताते रहेंगे। अमोद जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारियों के लिए, और आप संसद ऐसे जाते रहें और हमारे लिए ऐसे ही अंदर के इनसाइट्स लाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी
संसद के बारे में तो रोज हम आपको किस्से कहानी अंदर क्या चल रहा है वो सुनाएंगे ही। जाते जाते आपको एक फैक्ट भी बता दूं कि राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता चुन लिए गए, मगर नेता विपक्ष जैसी कोई चीज़ होगी, कोई टर्म होगा, इसके लिए क्या नियम होंगे? क्या आपको पता है कि ये किसने तय किया था? नियम किसने तय किया था? ये आप जानते हैं? नियम की जो मैं बात कर रहा हूँ वो नियम है कि लोकसभा में किसी पार्टी के पास जब 10% सीटें कम से कम होंगी तभी उसका नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष का पद उसको मिल सकता है। पिछले 2 टर्म से ऐसा नहीं हो पा रहा था। इस बार कांग्रेस 99-100 सीटें लाई है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं। तो इस नियम को तय करने वाले जो थे वो थे देश के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव जी मावलंकर। इन्होंने ये नियम बनाया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको लोकसभा के जनक की उपाधि भी दे चुके हैं। तो हम आपको संसद के बारे में जो जानकारियां हैं, अपडेट्स वही बताते रहेंगे और ऐसे फैक्ट्स भी रोजाना बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।